हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रज्ञान आईएएस। प्रज्ञान आईएएस की इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ में हम आज 5th वीडियो करने वाले हैं और इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स देखने वाले हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी जेकेएसएसबी एग्जामिनेशन के लिए या किसी भी जेकेयूटी के एग्जामिनेशन के लिए। तो आज हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखने वाले हैं। जितने भी फंडामेंटल राइट्स इंश्राइंड हैं इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उन सभी को देखेंगे वन बाय वन। आज 11 अक्टूबर है एंड प्रज्ञान आईएएस का एक ऑफ़र चल रहा है 12 अक्टूबर तक सभी जेकेएसएसबी और जेकेपीएससी एंड यूपीएससी के कोर्सेज़ पे। तो आप चाहें तो ऐप में जाके एनरोल कर सकते हैं एंड ये ऑफ़र अवेल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। आज का वीडियो जो है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर होने वाला है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है किसी भी जेकेएसएसबी एग्जामिनेशन का। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट जो है फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करता है। तो वैसे तो हमने सभी पार्ट्स वन बाय वन करने हैं, बट ये 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये कवर करने के बाद हम पार्ट्स पे भी एक वीडियो सेपरेट से बनाएंगे। तो आज हम जो जो चीज़ें फंडामेंटल राइट्स में आएंगी सिर्फ वही देखेंगे। तो पार्ट 3 जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें हमारे पास फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। और पार्ट 2 जो है उसमें सिटीजनशिप है। पार्ट 4 जो है उसमें डीपीएसपीज है। पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और पार्ट 3 जो है हमारा, इसमें आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक हैं, आर्टिकल 12 to 35 ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। और इनको कुछ कुछ कैटेगरीज में डाला गया है। जैसे 4-5 आर्टिकल्स एक कैटेगरी में है, उसके बाद थोड़े से आर्टिकल्स दूसरी कैटेगरी में है, तो वैसे डिवाइडेड है फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर इंश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन ओरिजिनली। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट्स ओरिजिनली प्रेजेंट थे, ठीक है। तो ओरिजिनली हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स प्रेजेंट थे, बट बाद में राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको डिलीट कर दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ठीक है। ये वही मैंने आपको पहले भी समझाया था कि लिटिगेशन कम करने के लिए लैंड के रिलेटेड बहुत सारे केसेस आ रहे थे जुडिशरी में। उन केसेस को कम करने के लिए राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से निकाल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिशेज अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी जो है कौन सा आर्टिकल एबॉलिश करता है। तो आर्टिकल 17 जो है हमारा, इसमें एक प्रोविज़न दिया गया है कि आप किसी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकते किसी भी फॉर्म में, ठीक है। प्रोहिबिट्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। तो किसी भी तरह का कोई अनटचेबिलिटी का सिर्फ लिटरल मीनिंग नहीं है कि आप किसी के साथ टच नहीं हो सकते, लेकिन इसकी किसी भी तरह की कोई फॉर्म, ठीक है। जैसे पुराने ज़माने में ये होता था कि कुछ कास्ट को एक कुएं से पानी नहीं निकालने दिया जाता था, ठीक है। तो वैसी सब चीज़ें जो है आज के टाइम में नहीं चलती हैं। ये हमारा अनटचेबिलिटी वाला आर्टिकल जो है इंश्योर करता है। और ये क्यों है, ताकि सबको एक बराबरी दी जा सके, समाज में किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल गारंटीज द राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ कौन से आर्टिकल में है, ठीक है। तो ये है हमारा आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है, गारंटीज इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज अंटिल विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो लॉ यानी कि कानून के सामने जो है सभी लोग बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कौन से आर्टिकल में मेंशन है। तो ये हमारा आर्टिकल 19 है, ठीक है। आर्टिकल 19 जो है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे है। 19(1) क्लॉज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। तो 2-4 बार हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है पहले एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब इसको फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से हटा के आर्टिकल 300 कैपिटल ए में डाल दिया गया है और इसको एक लीगल राइट बना दिया गया है। पहले ये एक फंडामेंटल राइट था, अब ये एक लीगल राइट है। फंडामेंटल राइट वो राइट होता है जिसकी एनफोर्समेंट के लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ये आपका अधिकार है। लेकिन लीगल राइट जो है ये बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आता है, ये बहुत सारे इफ्स और बट्स के साथ आता है, यानी कि इसमें बहुत सारी कंडीशंस लगती हैं। लीगल राइट के लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, और ये इसका एनफोर्समेंट के लिए आप
नहीं क्लेम कर सकते, आप नहीं कह सकते कि लीगल राइट जो है एनफोर्स करो, ये मेरा लीगल राइट है। नहीं, फंडामेंटल राइट जो है आपके ऐसे राइट्स हैं जिनके लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अगर उनका किसी भी तरह का कोई वायलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 21 गारंटीज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है आपका आर्टिकल 21 में आता है, और इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स की लिस्ट है जिसमें राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट है, बहुत सारे आर्टिकल्स इसमें मेंशन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल डील्स विद द राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन कौन से आर्टिकल में डील किया गया था? देखिए, ओरिजिनली तो राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट नहीं था, बट 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू राइट टू एजुकेशन जो है 21A में डाला गया था। ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये वाला आर्टिकल ऐड किया गया था फंडामेंटल राइट्स में, और इसमें ये क्या कहा गया था कि 6 साल से 14 साल तक जितने भी बच्चे हैं हिंदुस्तान के, ये उनका अधिकार है कि उनको एजुकेशन मिले, ये उनका फंडामेंटल राइट है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच फंडामेंटल राइट प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर जो है कौन से आर्टिकल में प्रोहिबिट किया गया है, यानी कि बच्चों को आप किसी भी तरह का कोई किसी तरह के कोई काम में नहीं लगा सकते। पहले तो इस पे तो वैसे बहुत सारे केसेस हुए हैं चाइल्ड लेबर पे। पहले कहा जाता था कि आप किसी भी तरह के कोई काम में नहीं लगा सकते, बाद में इसमें बहुत सारी जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस हुई हैं और उसमें ये कहा गया है कि चाइल्ड लेबर जो है, अगर कोई घर के काम में किसी तरह का कोई हाथ बटा रहा है बच्चा, जो कि नॉन हैजार्डस काम है, वो भी चल सकता है। तो अल्टीमेटली जो है इसमें ये प्रोविज़न ऐड कर दिया गया है कि बच्चों को आप अप टू द एज ऑफ 14, ठीक है, अप टू द एज ऑफ 14 किसी भी तरह के कोई हजार्डस काम में एम्प्लॉय नहीं कर सकते। यानी कि बच्चों को आप किसी भी तरह का कोई हजार्डस यानी कि जिससे जो चीज़ कोई हार्मफुल हो सकती है बच्चे के लिए, उस काम में बच्चों को आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 के अंडर आता है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट को ये कह सकते हो कि मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, आप इनको फिर से एनफोर्स कीजिए। या आप आर्टिकल 226 के थ्रू हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट भी ये रिट्स इशू कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स। ठीक है, ये है हमारा आर्टिकल 226। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल गारंटीज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 के बीच में आता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 32 भी नहीं आएगा, 19 भी नहीं आएगा, 23 भी नहीं आएगा, तो आंसर हमारा 25 है। और क्या कहता है आर्टिकल 25? गारंटीज द फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट। ये बताता है आप, यानी कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, आप मान सकते हो कि आपका धर्म जो भी है आप उसको मान सकते हो अपने हिसाब से, जैसे आपको सही लगता है। राइट टू फ्रीली प्रोफेस यानी कि आप उसको बता सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो और उसको प्रोपोगेट भी कर सकते हो। लेकिन इस आर्टिकल में जो है राइट टू कन्वर्जन नहीं है। तो राइट, आपका ये राइट नहीं है कि आप किसी और को कन्वर्ट करो किसी दूसरे रिलीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट टू इक्वालिटी इज गारंटीड बाय विच आर्टिकल्स। राइट टू इक्वालिटी कौन से आर्टिकल्स जो है गारंटी करते हैं? तो ये है हमारी आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट स्पेशल प्रोटेक्शन टू माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ को कौन सा आर्टिकल इनमें से स्पेशल प्रोटेक्शन देता है? तो ये है हमारा आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ बाय गारंटीइंग द राइट टू कंजर्व देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। उनका माइनॉरिटीज़ का ये राइट है कि वो अपनी लैंग्वेज, अपनी स्क्रिप्ट और अपने कल्चर को कंजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, अंडर विच आर्टिकल कैन प्रिवेंटिव डिटेंशन बी इम्पोज्ड। तो आर्टिकल 22 जो है हमारा, इसमें हमारे पास दो तरह की डिटेंशन होती है, एक है प्रिवेंटिव, ठीक है, दूसरा है प्यूनिटिव। प्यूनिटिव
प्रिवेंटिव क्या होता है और प्यूनिटिव क्या होता है? अगर कोई शख्स किसी तरह का कोई क्राइम कर देता है तो उसको अरेस्ट कर दिया जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं प्यूनिटिव, यानी कि फॉर द पर्पज़ ऑफ पनिशमेंट, उसको पनिशमेंट के लिए डिटेन कर दिया जाएगा, प्यूनिटिव डिटेंशन कर दी जाएगी उसकी, ठीक है। तो ये आफ्टर क्राइम है। लेकिन अगर पुलिस के पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है जिसमें उनको ये पता चलता है कि कोई शख्स जो है किसी तरह का कोई क्राइम करने वाला है, लेकिन वो क्राइम अभी एक्चुअली हुआ नहीं है, तो पुलिस जो है उस शख्स को प्रिवेंटिव डिटेंशन भी कर सकती है उस शख्स की, यानी कि उसको क्राइम होने से पहले भी डिटेन कर सकती है किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशंस पे, ठीक है। तो ये हमारा आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन में। प्रिवेंटिव यानी कि उसको प्रिवेंट किया जाएगा, डिटेंशन इसलिए की जाएगी उसकी ताकि वो क्राइम ना कर सके, उसको उस क्राइम करने से प्रिवेंट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द राइट टू एजुकेशन वॉज एडेड बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? अभी हमने पढ़ा राइट टू एजुकेशन जो है हमारा आर्टिकल 21 कैपिटल ए के अंडर आता है। ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था? तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। इस अमेंडमेंट में ये आर्टिकल ऐड किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल डील्स विद द एबोलिशन ऑफ टाइटल्स? कौन सा आर्टिकल डील करता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स से? आर्टिकल 18 जो है ये हमारा इस चीज़ से डील करता है कि किसी भी तरह का कोई टाइटल किसी के नाम के साथ नहीं लगेगा। आर्टिकल 18 प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग द टाइटल्स एक्सेप्ट फॉर मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शंस। देखिए, मिलिट्री या एकेडमिक डिस्टिंक्शंस यानी कि मिलिट्री में कोई अच्छा करता है या एकेडमिक्स में कोई अच्छा करता है, उसको किसी तरह का कोई टाइटल मिलता है तो वो उसको इसलिए नहीं लगता कि वो अपने नाम के साथ उसको एज ए प्रीफिक्स या एज ए सफिक्स यूज़ करे, वो उसकी काइंड ऑफ एप्रिसिएशन है, उसको अप्रिसिएट किया जाता है उस चीज़ के लिए, ठीक है, उसको टाइटल में नहीं गिना जाता है। तो इन दोनों चीज़ों को छोड़ के किसी भी तरह का कोई टाइटल किसी को नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ व्हाट? आर्टिकल 15 जो है किन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट करता है? रिलीजन की बेस पे भी करता है, रेस की बेस पे करता है, कास्ट की बेस पे भी करता है। तो आंसर हमारा हो जाता है ऑल ऑफ द अबव। अब हम देखते हैं ग्राउंड्स। 5 ग्राउंड्स हैं हमारे पास। आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इन ग्राउंड्स पे आप किसी भी तरह का कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं कर सकते। ये चीज़ हमारे आर्टिकल 15 में मेंशन की गई है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बोरोड फ्रॉम। ये हमने कल की क्लास में भी किया था सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमने फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है। तो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट हमने बिल ऑफ राइट्स इन द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ से लिया है। तो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है जहाँ से हमने फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट बोरो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल गारंटीज द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? कौन सा आर्टिकल गारंटी करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? तो ये हमारा आर्टिकल 21 है, ठीक है। आर्टिकल 21 guarantees the protection of life and personal liberty and it has been extensively interpreted by the judiciary to include various rights। इसमें बहुत सारे राइट्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर व्हाट? एब्सोल्यूट यानी कि ये हर हाल में आपके साथ रहेंगे, हर हाल में आपको ये राइट्स दिए जाएंगे, ठीक है। इसका ये मतलब है, आंसर नहीं है। सब्जेक्ट टू रीजनेबल, नॉन जस्टिशिएबल, ऐसा भी नहीं है, नॉन जस्टिशिएबल नहीं है वो, बल्कि वो जस्टिशिएबल है, तो ये हमारा गलत हो जाता है। अवेलेबल ओनली टू सिटीज़न, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कुछ जो है 15, 16, 19, 29 और 30 इन फंडामेंटल राइट, ये फंडामेंटल राइट सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। इनको छोड़ के बाकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो फॉरेनर्स के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। तो ये आंसर भी हमारा गलत हो जाता है। एब्सोल्यूट का मतलब है कि उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं लगेगी। देखिए, अगर कोई ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाती है, अगर आप फंडामेंटल राइट्स पे मान के चलो कि किसी तरह का कोई दंगा फसाद हो जाता है किसी भी
रीजन में। तो आर्टिकल 19 के अंडर हमारा एक क्लॉज है जिसमें ये बोला गया है कि आप फ्रीली मूव कर सकते हो विद इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। तो उस टाइम हम उन किसी भी शख्स को ये अलाउ नहीं कर सकते कि आप फ्रीली मूव करो ड्यूरिंग रायट्स वगैरह या ड्यूरिंग एनी काइंड ऑफ वायलेंस। तो मतलब यहाँ से ये पता लगता है कि वो एब्सोल्यूट नहीं है, तो किसी तरह की कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस हम लगा सकते हैं अंडर एनी एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस। ठीक है, सब्जेक्ट टू द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ये इसका सही आंसर है। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, सोरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। अगर पब्लिक ऑर्डर में कोई डिस्टर्बेंस हो उस केस में हम रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्समेंट पे। अगर देश की मोरालिटी पे कोई बात हो, देश की सोरेनिटी या देश की इंटीग्रिटी पे कोई किसी तरह की कोई बात हो, तो इस केसेस में हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्समेंट पे। ठीक है, तो एक बार हम फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट जो है पूरा आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक वो देख लेते हैं, ताकि एक ब्रीफ समरी होगी आपके पास, आप चाहे तो वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। ये हमारी लिस्ट है सभी फंडामेंटल राइट्स की आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। इसमें सब फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। इसमें हम याद कैसे करेंगे, सिर्फ कीवर्ड पता होना चाहिए राइट का, तो हमें वो चीज़ रिमेंबर करने में इजी होता है। तो आर्टिकल 12 में जो है डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट इतना याद रखिए। आर्टिकल 13 में क्या बोला गया है कि लाज इनकॉन्सिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स शैल बी नल एंड वॉइड। अगर फंडामेंटल राइट्स की अगर कोई ऐसा लॉ बनाया जाता है जो कि जो कि फंडामेंटल राइट्स को किसी भी तरह वायलेट कर रहा है, तो उस लॉ को नल एंड वाइड करार दिया जाएगा, यानी कि वो लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास 14 में दिया गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ। 15 में है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, 16 में है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर में सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 17 आर्टिकल किस लिए है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 18 है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ये हमारे आते हैं राइट टू इक्वालिटी के अंडर। 14 से 18 के बीच में ये हो गया एक सेट। इसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम आता है 19 से 22 तक। ठीक है, 19 में क्या बोला गया है, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए जो है कुछ राइट्स दिए गए हैं, और फ्रीडम ऑफ प्रेस भी जो है वो इसी राइट के अंडर आता है। आर्टिकल 20 में बोला गया है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसमें 3 चीज़ें हैं। डबल जेपर्डी, डबल जेपर्डी का मतलब है कि आपको एक क्राइम के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ये आर्टिकल हमें 2 बार एक क्राइम के लिए सज़ा होने से रोक बचाता है। उसके बाद सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि अगर कोई किसी तरह का कोई क्राइम कर लेता है तो अगर वो खुद की गवाही खुद देता है तो वो गवाही वैलिड नहीं मानी जाएगी। इसके बाद आता है एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब है कि आप जिस टाइम क्राइम हो रहा है उस टाइम उस क्राइम के लिए क्या सज़ा है, उसी कानून के तहत उस शख्स को सज़ा मिलेगी। नेक्स्ट आर्टिकल है 21 में है लाइफ एंड लिबर्टी। 21 में है राइट टू एजुकेशन। 22 में है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, वही प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन, 2 तरह की डिटेंशन। 23 में है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर। ठीक है, किसी तरह की कोई बंधुआ मजदूरी वगैरह आप किसी से नहीं करवा सकते। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। आर्टिकल 25 में क्या है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। 26 में है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। 27 में है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। 28 में है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मेनली आपको ये पता होना चाहिए कि 25 से 28 के बीच में जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन के रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, क्योंकि ऐसे ही पूछा जाएगा। अगर आर्टिकल 27 दे दिया जाएगा तो ऊपर यही बोला जाएगा कि क्या ये राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। ठीक, नेक्स्ट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। 29 आर्टिकल ये कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ को कुछ प्रिविलेजेस दी गई हैं, वो अपने कल्चर को, अपनी स्क्रिप्ट को, अपने लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सकते हैं। आर्टिकल 30 में ये बोला गया है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। माइनॉरिटीज़ जो हैं
अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है एस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। आर्टिकल 31 जो था कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी के रिलेटेड था जो अब डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, के बाद जो है कुछ आर्टिकल्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल 34, रिस्ट्रिक्शंस ऑन राइट्स कन्फर्ड बाय पार्लियामेंट वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। मार्शल लॉ के रिलेटेड कौन सा है? 34। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है हमारा 32, रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो आर्टिकल 32 में है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको हर एक आर्टिकल नहीं पता, एटलीस्ट राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये 3 के हर एक आर्टिकल याद होने चाहिए। और बाकी का आपको मोटा मोटा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 से 30 के बीच में है। उसके बाद 32 पता होना चाहिए, 34 पता होना चाहिए, और राइट टू फ्रीडम का पता होना चाहिए कि 25 से 28 के बीच में है। राइट टू इक्वालिटी का पता होना चाहिए 14 से 18 के बीच में। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके आपको जो ये सेट ऑफ राइट्स हैं ये पता होना चाहिए। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस रेगुलर बेसिस पे पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।